अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में स्टूडेंट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने लगे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है CP माइनस CV इज़ इक्वल टू R। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू शो दैट और वी हैव टू ड्राइव दैट CP माइनस CV इज़ इक्वल टू R। ये हम ड्राइव करने जा रहे हैं। मैंने जो ड्राइव करना है वो आपके सामने पहले से ही बोर्ड पर लिख दिया है। CP क्या है, CV क्या है, इस पर डिस्कशन करेंगे अब। ठीक है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी दिया जा सकता है कि ड्राइव करें CP माइनस CV इज इक्वल टू R, या आपको ऐसे भी कहा जा सकता है कि शो दैट, आप ये दिखाएं, शो दैट द डिफरेंस ऑफ टू मोलर स्पेसिफिक हीट्स। डिफरेंस क्या मतलब, माइनस करना है दोनों को, किसको, टू मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूँ स्टूडेंट, मोलर हीट स्पेसिफिक हीट की, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। अगर मैं सिर्फ मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूँ आपसे, तो मोलर हीट कैपेसिटी C होता है, ठीक है, एंड इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, मोल इज़ N, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये जो है हमारे पास कंप्लीट, मैं आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, और आप देखना चाहें देख सकते हैं वीडियोस प्रीवियस, जिसमें मैंने कहा था मोलर स्पेसिफिक हीट C होती है, जो कि बराबर होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक, मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट। दो किस्म की मोलर हीट स्पेसिफिक हीट्स होती हैं, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट दो किस्म की होती हैं, CP और CV, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दो मोलर स्पेसिफिक हीट हो गई, उन्हीं दो के बारे में वो जिक्र कर रहा है कि जो दो मोलर स्पेसिफिक हीट्स हैं उनका जो डिफरेंस है, जब उनको आपस में माइनस किया जाए तो वो किसके बराबर हो, इज़ इक्वल टू जनरल गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, जनरल गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विच इज़ R, और मैंने यहाँ पे R लिखा है। लिहाजा अगर आपको वर्डिंग में दे या आपको इक्वेशन में दे, आपने समझ जाना है कि हमें क्या करना है, दो मोलर स्पेसिफिक हीट्स को यानी CP और CV को माइनस करवाना है, और CP और CV को माइनस करवाने के बाद R बचना चाहिए। R का मतलब होता है जनरल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये बात हमने विद हेल्प ऑफ डेरिवेशन इस बात को प्रूव करना है। मैंने आपको शुरू में कॉन्सेप्ट लिखे थे कि आपके जहन में बैठ जाए कि मोलर स्पेसिफिक हीट कहते किसको हैं, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी 1 मोल ऑफ अ गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं उसे मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। वो दो किस्म की होती हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप मुझसे इसका फॉर्मूला पूछेंगे, अभी फिलहाल मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, फिर मैं चलूँगा डायरेक्शन की तरफ। अगर मैं इसी फॉर्मूले में CP के लिए लिखूँ तो क्या लिखूँगा, CP बराबर है डेल्टा Q डिवाइड बाई N डेल्टा T। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पे हम लिखते हैं C जनरल, यहाँ CP है, तो ये होगा हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अगर मैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP की बात कर रहा हूँ तो बराबर होगी हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर पर यूनिट मोल्स पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसी तरह अगर मैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहा हूँ तो इस जो हीट सप्लाई होगी वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे की जाएगी। लिहाजा ये आपके पास CP और CV के फॉर्मूले बनेंगे, जिनको मैं डेरिवेशन में बारहा यहाँ पर यूज़ करूँगा। पहले बताने का मकसद इसलिए कि आपके जहनों में क्लियर हो जाए वो बात जो आपको ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, और यहाँ तक वो बात मैं आप तक पहुँचा चुका हूँ। अब चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। स्टूडेंट डेरिवेशन में बताना चाह रहा है कि अगर हम ये रिलेशन ड्राइव करना चाहते हैं तो हमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस सपोज करने होंगे, आइडियल गैस। यहाँ पे लिखा है उसने, इन ऑर्डर टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। अगर आप CP और CV का रिलेशन मालूम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। एक n नंबर ऑफ मोल्स दिए मैंने आइडियल गैस के, और उनको किस में बंद कर दिया, इनक्लोज इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में उनको बंद कर दिया। इन सच अ वे, इस तरह से हमने उनको उसको कंटेनर में रखा कि उसका इनिशियल प्रेशर जो है वो P है, उसका इनिशियल वॉल्यूम V है, और इनिशियल टेम्परेचर T है। यानी इनिशियली उसका टेम्परेचर T, वॉल्यूम V और प्रेशर P है, जिसको उसने दिखाया इस ग्राफ के अंदर एट पॉइंट A इन PV डायग्राम। ये मैंने आपके सामने PV डायग्राम बनाई है स्टूडेंट। इस सवाल के अंदर PV डायग्राम को समझना इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे PV डायग्राम बनाते हैं लेकिन उसको गलत बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। इस वक्त मैंने बोर्ड के ऊपर यहाँ बनाई हुई है PV डायग्राम। P इज़ द प्रेशर विच इज़ अलॉन्ग Y एक्सिस, V इज़ द वॉल्यूम विच इज़ अलॉन्ग X एक्सिस। PV का ये कर्व है, और यहाँ पर वो कह रहे हैं A पॉइंट जो है, यहाँ पे देखिए मैंने A पॉइंट को शो किया हुआ है। A पॉइंट जो है उसकी वैल्यूज़ बताई हैं इसने कि A पॉइंट पे प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, P, V एंड T, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है। P इज़ द प्रेशर, V इज़ द वॉल्यूम एंड A इज़ द इनिशियल टेम्परेचर। तमाम की तमाम पैरामीटर इनिशियल हैं जो कि A पे होंगे, ठीक है।
और इसको मैंने पीवी डायग्राम में शो कर दिया है। अब मैं जाऊँगा पॉइंट, इसी तरह आपको पॉइंट बी समझाऊँगा, देन पॉइंट सी समझाऊँगा और उसके बाद हम यहाँ पे इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे डायरेक्शन को लेके। एक नज़र ज़रा स्टूडेंट पीवी कर्व को ज़रा देखें तो मैं कुछ चीज़ें इसकी समझाना चाह रहा हूँ आपको। पहले मैंने ए समझा दिया आपको, ठीक है, बी और सी पे भी मैं आऊँगा। उससे पहले आप देखें दो ब्लैक कलर के आइसोथर्म्स गुजर रहे हैं, ठीक है। जो ब्लैक कलर की दो लाइंस हैं, एक ये रही जिसके ऊपर से बी और सी गुजर रहा है, जिस पॉइंट से उसे हम एक ब्लैक लाइन कहेंगे, और यहाँ पे एक ब्लैक कर्व ये भी बना हुआ है जिससे ए पॉइंट गुजर रहा है। स्टूडेंट ये दोनों कर्व जो हैं वो आइसोथर्म्स हैं, ठीक है। अगर आप लास्ट क्लासेस को अगर गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि मैंने आइसोबैरिक प्रोसेस हो, आइसोकोरिक हो, आइसोथर्मल हो और एडियाबैटिक हो, मैंने तमाम के ग्राफ आपको सिखाए थे कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। तो स्टूडेंट ज़रा मुझे बताइए कि आइसोथर्म का ग्राफ हम कैसे बनाते थे। तो आपको याद होगा, मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ ताकि आपको एक दफ़ा फिर याद दहानी कर दूँ। ये P था, ये V था, और आइसोथर्म का ग्राफ हमने हमेशा फर्स्ट पॉइंट अगर जाए तो हमने हमेशा यूँ करके कर्व बनाया है। दिस इज़ आइसोथर्म जिसपे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी इस कर्व के मैं किसी भी पॉइंट पे चला जाऊँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लूँ, इन सब पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, T होगा, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसे आइसोथर्म कहते हैं। और एडियाबैटिक में मैंने आपको कल ही समझाया था लास्ट क्लास के अंदर कि एडियाबैटिक में थोड़ा सा ये और स्टीप हो जाता है, यानी नीचे की तरफ चला जाता है। ये एडियाबैटिक का कर्व था, ये ऊपर वाला आइसोथर्म का था। मैं इस वक्त आइसोथर्म की बात कर रहा हूँ आपसे कि दोनों जो ब्लैक कलर के कर्व्स दिख रहे हैं आपको, ये आइसोथर्म हैं। आइसोथर्म से मुराद इस पूरी लाइन पे टेम्परेचर एक फिक्स होगा, और वो क्या है, पॉइंट ए पे देखें क्या टेम्परेचर है, T टेम्परेचर है। अगर मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको रफ सा ग्राफ फिर से बनाऊँ, अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक और आइसोथर्म बनाता हूँ, गौर से देखिएगा, इस पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी इसके हर पॉइंट पे टेम्परेचर फिक्स रहेगा। ज़रूरी नहीं जो इस पर टेम्परेचर वो इस पर रहे, चेंज होगा टेम्परेचर, चूँकि दो अलग अलग आइसोथर्म है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर इस आइसोथर्म का टेम्परेचर T है तो इस आइसोथर्म का टेम्परेचर होगा T प्लस डेल्टा T। T प्लस डेल्टा T का मतलब क्या है, T टेम्परेचर है इस आइसोथर्म का, जब उसमें चेंज इन टेम्परेचर को ऐड किया तो मेरे पास T2 टेम्परेचर आ गया। अगर आप इसको T1 T2 भी कहते हैं तभी बात गलत नहीं है। T1 इज़ द टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट आइसोथर्म, T2 इज़ द टेम्परेचर ऑफ सेकंड आइसोथर्म, ठीक है। T1 ये है और T2 ये है। और T1 T2 को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो पहले आइसोथर्म का टेम्परेचर है किसी भी पॉइंट पर जो पहले आइसोथर्म का टेम्परेचर है वो है T, और किसी भी पॉइंट पर जो दूसरे आइसोथर्म का टेम्परेचर है वो है T प्लस डेल्टा T। डेल्टा T इज़ अ चेंज बिटवीन टू टेम्परेचर ऑफ आइसोथर्म्स, ठीक है। तो आप इसको T प्लस डेल्टा T कह सकते हैं और इसको T कह सकते हैं। ये मैंने क्यों समझाया, ताकि आपको ये दो ब्लैक कलर के कर्व समझ में आ सकें कि जो पहला कर्व है वो पहला आइसोथर्म है जिसका टेम्परेचर T है, दूसरा आइसोथर्म इसका टेम्परेचर होगा T प्लस डेल्टा T। यानी जब मैं A से B पे जाऊंगा तो आप देखें एक आइसोथर्म से आप दूसरे आइसोथर्म पे जा रहे हैं, इसका मतलब आपका टेम्परेचर T से अब चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T प्लस डेल्टा T। इसी तरह आप A से जब C पे जाएंगे तो अगेन आप एक आइसोथर्म से दूसरे आइसोथर्म में जा रहे हैं, इसका मतलब अगेन आपका टेम्परेचर T से क्या हो जाएगा, T प्लस डेल्टा T। तो मैं इसलिए आपको पहले बताई बात कि जब मैं जाऊंगा A से B तक के प्रोसेस को समझाऊंगा, A से C तक के प्रोसेस को समझाऊंगा तो आपको समझना आसान हो, आपको पता हो कि दोनों आइसोथर्म हैं, और जब मैं A पॉइंट से B पॉइंट पे जाऊंगा तो टेम्परेचर में चेंज आएगा। इसी तरह मैं जब A पॉइंट से C पॉइंट पे जाऊंगा तब भी टेम्परेचर में चेंज आएगा, क्योंकि मैंने आइसोथर्म को शिफ्ट किया है, एक आइसोथर्म से मैं दूसरे आइसोथर्म पे जा रहा हूँ, ठीक है। और आइसोथर्म से आइसोथर्म ट्रैवल करने के लिए एक दफ़ा मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो है वो काम कर रहा हूँगा और एक दफ़ा कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने ग्राफ सही बनाया हुआ है, इससे पीछे अगर आप देखें तो एक लाइन यूँ बनाई है मैंने और एक लाइन मैंने यूँ बनाई है। अगर आप गौर से देखें इन तीनों को नाम दिया है मैंने A, B एंड C। अब स्टूडेंट जो समझदार स्टूडेंट है वो यह समझ जाएगा कि सर ने दो आइसोथर्म बना दिए, इसके बाद सर ने A से B तक एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, और स्ट्रेट लाइन को अगर आप पीछे लेके आओ तो आप बताओगे सर ये तो वो लाइन है जिस पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, यानी आइसोबैरिक प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आप देखें अगर मैं A और B को कंसीडर करूँ, स्टूडेंट गौर से देखिएगा, तो A पर मेरा प्रेशर P है, इनिशियल प्रेशर A पर प्रेशर P है। जब मैं पॉइंट B पे जाऊँगा तो आप कहेंगे सर प्रेशर तो वही रहेगा, क्योंकि अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूँ तो प्रेशर सेम रहेगा। तो आप कहेंगे सर B पॉइंट पे प्रेशर तो वही रहेगा, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बना दूँ मैं यहाँ पर, A पॉइंट पे वॉल्यूम ये था, B पॉइंट पे वॉल्यूम बढ़ गया। तो आप कह सकते हैं ये अगर पहला पॉइंट अगर V था तो जो सेकंड पॉइंट B पे आएगा वो होगा V प्लस डेल्टा V।
तो यहाँ स्टूडेंट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको वो ये कर रहा था कि B पर पहुँचते ही प्रेशर P से आपका P ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रेशर कांस्टेंट की लाइन पे चल रहे हैं। अगर इफ़ अ लाइन इन PV ग्राफ, अगर PV ग्राफ के अंदर जो लाइन है इज़ पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, अगर वो वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब है उस पर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर फिक्स है, प्रेशर चेंज नहीं होगा। जो P यहाँ है वो P यहाँ रहेगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे A पॉइंट पे वॉल्यूम V है, A पॉइंट पे वॉल्यूम V है। जब मैं B पॉइंट पे जाऊँगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, V जो है वो एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है। जब मैं आगे जाऊँगा तो ये हो जाएगा V प्लस डेल्टा V। लिहाजा आप कह सकते हैं कि जो B पॉइंट पे वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा B प्लस V प्लस डेल्टा V। जबकि टेम्परेचर की अगर बात करें तो आप देखें A से B पे जब मैं गया हूँ तो A पे टेम्परेचर था T, जब मैं B पे जाऊँगा तो टेम्परेचर चेंज होगा या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको बताएगा आइसोथर्म। ये पहला आइसोथर्म था। एक आइसोथर्म पे जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी A का जो टेम्परेचर है वो T है, वो तमाम उन पॉइंट्स के लिए होगा जो इस आइसोथर्म पे लाई करती होंगी। लेकिन मुझे A से B पे जाना है और B दूसरे आइसोथर्म पे लाई करता है, और दूसरे आइसोथर्म का टेम्परेचर क्या था? T प्लस डेल्टा T। इसका मतलब ये हुआ जब मैं कांस्टेंट प्रेशर पे मूव कर रहा हूँ फ्रॉम A टू B तो प्रेशर सेम रहेगा। कांस्टेंट प्रेशर की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, V से डेल्टा V हो जाएगा, V प्लस डेल्टा V, और टेम्परेचर बढ़ के हो जाएगा T प्लस डेल्टा T, क्योंकि हम एक आइसोथर्म से दूसरे आइसोथर्म की तरफ आ चुके हैं। अब स्टूडेंट लास्ट पॉइंट रह गया विच इज़ C। अगर मैं C की बात करूँ आपके सामने तो आप कहेंगे सर C तो एक ऐसी लाइन है A और C जो कि पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस है। वो लाइन AC की वो लाइन जो पैरेलल है y एक्सिस के, इसका मतलब है कि उस लाइन पे वॉल्यूम फिक्स होगा। ये आइसोकोरिक का ग्राफ अगर आप देखें प्रीवियस प्रोसेस में, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो मैंने आइसोबैरिक का ग्राफ यूँ बनाया था, आइसोकोरिक का ग्राफ यूँ बनाया था, और ये बनाया था आइसोथर्मल का ग्राफ। तो अगर मैं AC की आपसे बात करूँ तो आप कहेंगे सर AC में, गौर से देखिएगा स्टूडेंट, A पर प्रेशर P था, लेकिन जब मैं A से ऊपर C पे गया तो प्रेशर बढ़ गया। देख सकते हैं y एक्सिस में प्रेशर बढ़ रहा है। तो आप यहाँ ये कैसे, यहाँ मैं करता हूँ, यहाँ आप ये कह सकते हैं कि सर ये प्रेशर जो था वो P था, और जब हम C पॉइंट पे पहुँचे तो जो प्रेशर था वो था P प्लस डेल्टा P, यानी प्रेशर चेंज हो गया। जब मैं A से C पे जा रहा हूँ तो प्रेशर P था, P से वो P प्लस डेल्टा P हो गया, जबकि वॉल्यूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर A पर भी V था और C पर जाने पर भी वो V ही रहा, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। तो मैं यहाँ स्टूडेंट क्या कह सकता हूँ, C पॉइंट पे जाने के बाद मेरा प्रेशर P से बढ़कर P प्लस डेल्टा P हो गया, P से बढ़कर P प्लस डेल्टा P हो गया, जबकि वॉल्यूम मेरा जो V था वही V रहेगा, चूँकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। द लाइन AC इज़ पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस, देयरफॉर वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर में अगेन टेम्परेचर T था A पॉइंट पर, जब मैं C पॉइंट पे मूव करूँगा तो मैं दूसरे आइसोथर्म पे आ जाऊँगा, तो दूसरे आइसोथर्म का जो टेम्परेचर है वो है T प्लस डेल्टा T। तो ये सारी जो बहस मैंने यहाँ पे ग्राफ के साथ आपसे की है वो सिर्फ इसलिए की है ताकि आप ये पॉइंट समझ जाएँ। A पॉइंट पे इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम मैंने खुद कंसिडर किया P, V एंड T। जब मैं B पॉइंट पे जाऊँगा तो प्रेशर सेम रहेगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा और टेम्परेचर में चेंज आएगा। दिस इज़ नोन एज द चार्ल्स लॉ एज वेल। चार्ल्स लॉ के अंदर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम बढ़ाने पर टेम्परेचर आपका बढ़ता है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम में बढ़ा है डेल्टा V ऐड हुआ है, वैसे ही टेम्परेचर में डेल्टा T ऐड हुआ है। और जब मैं ऊपर जा रहा हूँ A से C में तो प्रेशर अब बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स है। आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम फिक्स हो जाता है, टेम्परेचर भी आपका बढ़ता है और प्रेशर भी आपका बढ़ता है। अब हम इसकी डेरिवेशन का आगाज़ करते हैं स्टूडेंट। ये हमने तमाम तर कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं, अब डेरिवेशन पे चलेंगे। सबसे पहले मैं आइसोकोरिक प्रोसेस को डिस्कस करूंगा फ्रॉम A टू C। ग्राफ से मैंने आपको समझा दिया है कि एक A से C से लेकर A से C जो है हमारे पास एक आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम फिक्स रहता है। आप देख सकते हैं मैं जब A से पॉइंट C पे जा रहा हूँ तो वॉल्यूम V से V रह रहा है, बाकी टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहे हैं। उसी बात को मैंने डायग्राम यहाँ पर डिस्कस किया है। AC के अंदर सबसे पहले हेडिंग डाली मैंने कि जो A से C तक का जो प्रोसेस है हमारे पास वो एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, और एज फ्रॉम द PV डायग्राम AC प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस इफ़ वी प्रोवाइड here if we provide the heat energy डेल्टा QV, हमेशा हम हीट एनर्जी को डेल्टा Q कहते थे, आज मैंने यहाँ पे लिखा है डेल्टा QV बिकॉज इट इज़ द हीट
सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वो हीट जो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो क्या करेगी, आपका द टेम्परेचर विल इंक्रीज फ्रॉम T1 टू T2। आपका टेम्परेचर बढ़ के A से C तक जा रहे हैं आप, और हीट देने पर आपका टेम्परेचर T से बढ़ के T प्लस डेल्टा T हो जाएगा, और आपका प्रेशर P से बढ़ के P प्लस डेल्टा P हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू, ये आपने एक्सप्रेशन लिखी है, एक्सप्रेशन के बाद आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ CV। CV क्या है, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ CV की डेफिनेशन के मुताबिक जो CV का फॉर्मूला है, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था, वो ये था डेल्टा QV ओवर N डेल्टा T, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ CV, आप कंप्लीट लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ज़रूर लिखिएगा, विल बी इक्वल टू CV इज इक्वल टू डेल्टा QV अपॉन N डेल्टा T। N इज़ द नंबर ऑफ मोल, N डेल्टा T इज़ द टेम्परेचर। यहाँ से स्टूडेंट अगर मैं डेल्टा QV निकालूँ तो ये नीचे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपके पास डेल्टा QV यानी हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी NCV डेल्टा T, ठीक है स्टूडेंट। इसको मैंने मार्क कर दिया, स्मॉल a का नाम दे दिया मैंने, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, और ये कहाँ से आया, विद द डेफिनेशन ऑफ CV। अब इसी तरीके से हम फर्स्ट लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ आपसे और उसमें कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम हो, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस पे अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूँगा स्टूडेंट, तो आपको पता है क्या आएगा, ये आएगा डेल्टा QV यानी हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टोटली की टोटली बराबर होती है डेल्टा UK, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम जब भी होता है हमारे सिस्टम का, तो उसमें कोई वर्क डन नहीं होता, ठीक है। अगर मेरा सिस्टम फिक्स वॉल्यूम पे काम कर रहा है तो उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, एंड ड्यू टू ज़ीरो वॉल्यूम चेंज वी हैव ज़ीरो वर्क डन, ठीक है। लिहाजा जो हम हीट सप्लाई करते थे, अगर आप याद करें पीछे आइसोकोरिक प्रोसेस, तो उसमें जो एक एक्सप्रेशन मैंने एक्सट्रैक्ट आउट की थी वो थी डेल्टा QV यानी हीट टोटल हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। यहाँ से मुझे पता चला कि डेल्टा QV बराबर है डेल्टा UK, ठीक है। और अब अगर मैं डेल्टा U की जो वैल्यू है डेल्टा QV, इसको यहाँ पे पुट करूँगा, पुट इन A, मैंने क्या किया, डेल्टा QV की जगह क्या लिख दूंगा मैं, डेल्टा U, क्योंकि मुझे पता चला कि डेल्टा QV बराबर है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर है डेल्टा U के। लिहाजा मेरे पास एक नई इक्वेशन बनी, वो बनी डेल्टा U यहाँ पुट किया, डेल्टा U बराबर है NCV डेल्टा T, और इसको आप नाम दे देंगे स्मॉल b का, ठीक है। ये स्टूडेंट मैंने सिर्फ और सिर्फ A और C को आपको एक्सप्लेन किया है। A से C तक की जो फाइनल इक्वेशन है मेरे पास वो आ गई, डेल्टा U बराबर है NCV डेल्टा T के। इसी तरह जैसे मैंने A से C तक आपको बयान किया और इक्वेशन बनाई है, अब मैं करूँगा A से B तक को एक्सप्लेन आपको, और उसके बाद हम इसकी जो है कंप्लीट डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस की तरफ। आइसोबैरिक प्रोसेस में स्टूडेंट प्रेशर कांस्टेंट होता है, और आप देख सकते हैं कि A से B तक जो प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस फ्रॉम A टू B, अगर मैं A से B की तरफ मूव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट है। जब हम यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करने पे जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आपका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम V से बढ़ के V प्लस डेल्टा V हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ के T प्लस डेल्टा T हो जाएगा। अगर आपको मैं प्रीवियस याद करवाऊँ कि आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने क्या सीखा था कि एक कंटेनर है जिसमें गैस है, और वो एक आइसोबैरिक प्रोसेस है, यानी कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये है कि उसकी पिस्टन मूवेबल है। जब उसको टेम्परेचर देंगे, उसको नीचे से हीट देंगे, हीट देने के नतीजे में उसका अंदर का इंटरनल एनर्जी भी राइज़ करेगी, यानी टेम्परेचर भी राइज़ होगा, और वो पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा। इसका मतलब है सिस्टम काम करेगा, सिस्टम वर्क डन करेगा, और जब वर्क डन करता है तो वॉल्यूम में चेंज आता है, एंड वी कैन इजीली सी दिस चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पर A पॉइंट पे वॉल्यूम V था, जबकि वो B पॉइंट पे पहुँचने के बाद, यानी आइसोबैरिक प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके पास वॉल्यूम बढ़ जाता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये जो A से B तक है वो आपके पास आइसोबैरिक है,
जबकि ए से सी तक जो है आपके पास वो आइसोकोरिक है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात याद रखिएगा, ए से सी तक आइसोकोरिक, ए से बी तक आइसोबैरिक, और जो ब्लैक कलर की 2 लाइंस हैं ये आइसोथर्म्स होते हैं क्योंकि इस पर टेम्परेचर सेम रहता है। आप देख सकते हैं पूरी पहले आइसोथर्म पे मेरा टेम्परेचर T है, जबकि दूसरे आइसोथर्म पे दोनों पॉइंट पे B हो या C हो, दोनों पॉइंट में टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T और T प्लस डेल्टा T है। इट मीन्स दोनों के दोनों आइसोथर्म्स हैं। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने वही लिखा है कि अगर हम प्रोवाइड करें QP, नाउ QP इज़ व्हाट, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज QV, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पे QP है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम उसको ये सप्लाई करेंगे हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा फ्रॉम T टू T प्लस डेल्टा T, और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा फ्रॉम V टू V प्लस डेल्टा V। इस तरह हमारा ये आइसोबैरिक प्रोसेस कंप्लीट होगा। और अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि अकॉर्डिंग टू अगेन द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ CP, CP की डेफिनेशन क्या होती है, आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं, आप इसको मेरी तरह भी लिख सकते हैं। CP इज़ बेसिकली द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ इक्वल टू, जो कि मैंने क्लास से पहले यहाँ फॉर्मूला लिखा था, वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है CP आपके पास बराबर होगी डेल्टा Q हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल्स एंड डेल्टा T। इट मीन्स स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, यानी पर यूनिट मोल्स पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यहाँ से मैं डेल्टा QP निकालूंगा स्टूडेंट, ये यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ निकाला था वैसे ही सेम मैं यहाँ निकालूंगा, और ये बन जाएगा डेल्टा QP बराबर आएगा NCP डेल्टा T। इसे मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर A B हो चुका है, मैं इसे C कह देता हूँ, ये हमारी इक्वेशन नंबर C बन चुकी है। और अब मैं जिस तरह मैंने डेफिनेशन के बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ किया था एट आइसोकोरिक प्रोसेस, अब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करूँगा एट आइसोबैरिक प्रोसेस। यहाँ पे पहले मैं ग्राफ मिटा रहा हूँ, इसको आपने कॉपी कर लिया होगा आपने होपफुली, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट आइसोबैरिक प्रोसेस विच इज़ फ्रॉम A टू B, जब मैं ग्राफ की बात करूँ, ग्राफ में जब हम A से B पे आते थे तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है स्टूडेंट A से B की जानिब, और प्रेशर के लिए जब हम आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ये कहता है द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी यूज इन बोथ इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड डूइंग द वर्क डन, थर्मोडायनेमिकल वर्क डन इन द सिस्टम। ठीक है, 2 कामों में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम जानते हैं बखूबी, और हमने कैलकुलेट भी किया था कि डेल्टा W बराबर होता है P डेल्टा V। ठीक है स्टूडेंट, लिहाजा मैं वर्क डन की जगह जो है अपना फॉर्मूला जो हमें याद है प्रेशर वॉल्यूम वर्क वो लिख सकता हूँ, और वॉल्यूम हमारा बाकायदा चेंज भी हुआ है यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स डेल्टा QP इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इस इक्वेशन को स्टूडेंट आप इक्वेशन नंबर D कह दें। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, आपके पास इक्वेशन नंबर B में और इक्वेशन नंबर C में दोनों में 2 वैल्यूज़ आई हुई हैं। एक वैल्यू है डेल्टा QP की, ठीक है, और एक वैल्यू है डेल्टा U की, जो कि आप इक्वेशन नंबर B से लाए हैं। लिहाजा आप क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन नंबर B एंड C, पुट इक्वेशन नंबर B एंड C इन इक्वेशन नंबर D। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुट इक्वेशन B एंड C इन इक्वेशन D। और अगर जैसे ही आप इसको इक्वेशन D में पुट करेंगे दोनों को, तो आप स्टूडेंट देखें यहाँ डेल्टा Q में, डेल्टा QP में क्या आ जाएगा, NCP डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U के पास क्या आ जाएगा, NCV डेल्टा T, जबकि प्रेशर वॉल्यूम वर्क P डेल्टा V ऐसे ही रहेगा। अब स्टूडेंट क्या करना है, आप इस पूरी वैल्यू जो कि यहाँ प्लस है यहाँ आके माइनस कर दोगे, चूँकि इसमें N भी कॉमन है और डेल्टा T भी कॉमन है, लिहाजा इस पूरी टर्म को उठाकर U वाली पूरी टर्म को उठाकर आप इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो बन जाएगा NCP डेल्टा T माइनस NCV डेल्टा T इज़ इक्वल टू P डेल्टा V। अब यहाँ स्टूडेंट आप कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है N और डेल्टा T। जब N और डेल्टा T आप कॉमन लेंगे तो इस टर्म के पास बचेगा CP माइनस CV। लिहाजा स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ कि आप पास बचेगा CP माइनस CV और कॉमन आपने लिया है N डेल्टा T इज़ इक्वल टू P डेल्टा V। और इस इक्वेशन को आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर, अभी मेरा आंसर नहीं आया फाइनल, अभी में आएगा आंसर,
इसको आप कह सकते हैं ये इक्वेशन नंबर डी तक आप कर चुके हैं। इसे स्मॉल ई भी कर सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं, मेन इक्वेशन है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ई कर देता हूँ कि आपके लिए आसानी हो जाए। हम एक ही रिदम में चल रहे हैं, ए बी सी डी ई, और ई इक्वेशन मेरे पास आई है सी पी माइनस सी वी एन मल्टीप्लाई बाय एन डेल्टा टी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अब स्टूडेंट हमें अपनी मेन इक्वेशन प्रूव करनी है विच इज़ सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। एंड नाउ टू प्रूव सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, स्टूडेंट यहाँ तक हमने ई इक्वेशन बना ली है, ठीक है। सी पी माइनस सी वी तो हमें नज़र आ गया, लेकिन आर अभी तक हमें निकालना है, आर को ड्राइव करना है। तो उस आर को ड्राइव करने के लिए हम यहाँ पर एक और काम करेंगे, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू पी वी डायग्राम, जो कि मैंने अब बनाई थी और मैंने रब कर दी। मैंने फिर से उसका जो है रफ स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिया है ताकि आपको समझा सकूँ मैं। हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू पी वी डायग्राम। पी वी डायग्राम के मुताबिक द जनरल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर पॉइंट ए एंड बी। हम जनरल गैस इक्वेशन लिखेंगे। जनरल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। वो हम दोनों स्टेट के बारे में लिखेंगे, ए पॉइंट के बारे में भी लिखनी है हमने जनरल गैस इक्वेशन, और बी पॉइंट के हवाले से भी हमने जनरल गैस इक्वेशन लिखनी है। इसीलिए मैंने दोनों के ए पॉइंट के भी मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। पी प्रेशर था, वी वॉल्यूम था, टी टेम्परेचर था। जब हम बी पॉइंट पे जाते हैं तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है विच इज़ पी, आइसोबैरिक है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम वी से बढ़ के वी प्लस डेल्टा वी हो जाएगा, और टेम्परेचर टी से बढ़ के टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा। अगर आपसे स्टूडेंट कहा जाए कि आपने ए पॉइंट के लिए जो है वो जनरल गैस इक्वेशन लिखनी है, तो आप कहेंगे सर ए पॉइंट में जो जनरल गैस इक्वेशन होगी वो होगी पी प्रेशर था, वी वॉल्यूम था, इज़ इक्वल टू एन आर टी टेम्परेचर था। इसे आप कहते हैं स्मॉल 1, ठीक है, 1 कह दिया। इसको ई की बात ना छेड़ें, आप इसको 1 कहें। और जब बी पॉइंट पे मैं जाऊंगा तो बी पॉइंट ये पॉइंट है, इस पॉइंट के पैरामीटर मैंने ऊपर मेंशन कर दिए, जगह कम थी, लिहाजा आप कहेंगे यहाँ पे बन जाएगा पी प्रेशर, पी ही है, कांस्टेंट है प्रेशर। वॉल्यूम जो हो गया है वो हो गया है वी प्लस डेल्टा वी, एन सेम रहेगा, आर सेम रहेगा, जबकि टेम्परेचर हो चुका है टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई है, जो कि अगेन जनरल गैस इक्वेशन से बनी है। क्या किया इसमें हमने, जनरल गैस इक्वेशन को ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग भी लिख दिया है और बी पॉइंट के हिसाब से भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आप अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करवाएंगे और आपका रिजल्ट आएगा, जिसको हम इससे कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। आइए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 ये है स्टूडेंट, मैं क्या लिखूँगा, पी वी प्लस डेल्टा वी दिस माइनस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस एन आर टी। अब स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करवा दें, या चाहे तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कर लें। पी मल्टीप्लाई बाय वी विल गिव यू पी वी प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है, माइनस पी वी। इसी तरह एन आर मल्टीप्लाई बाय टी, एन आर टी माइनस प्लस एन आर डेल्टा टी एन माइनस एन आर टी। इसको देखिए, मैंने दोनों इक्वेशन को माइनस करवाया, जिसके नतीजे में क्या हुआ, पी वी प्लस माइनस पी वी से कैंसिल आउट हो गया, एन आर टी प्लस माइनस एन आर टी से कैंसिल आउट हो चुका है। और हमारे पास जो वैल्यू बची है स्टूडेंट, वो सिर्फ और सिर्फ बची है पी डेल्टा वी बराबर आया है एन आर डेल्टा टी के। अब स्टूडेंट आपने इसे कहना है इक्वेशन नंबर ई के बाद आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर एफ, और अब इस इक्वेशन एफ को आप कंपेयर करवा सकते हैं इक्वेशन ई से, यानी जहां पी डेल्टा वी लिखा है, अगर आप वहां पर पी डेल्टा वी की वैल्यू एन आर टी को पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ पुट करेंगे एन आर टी तो एन डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी, तो एन डेल्टा टी और एन डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आर बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर रहा हूँ, पुट इन, या कंपेयर भी कर लें, पुट इन इक्वेशन ई। इक्वेशन ई में जैसे ही आप पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास बन जाएगा सी पी माइनस सी वी एन डेल्टा टी इज़ इक्वल टू, ठीक है, सी पी माइनस सी वी एन डेल्टा टी इज़ इक्वल टू पी डेल्टा वी था,
मैं पी डेल्टा वी की जगह लिख रहा हूँ एन आर डेल्टा टी। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास एक आंसर आएगा विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, एंड सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर। इससे ये बात प्रूव हो गई कि 2 मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस का डिफरेंस जो है, जो हमने शो करना था वो क्या शो करना था, वी हैव टू शो दैट डिफरेंस ऑफ मोलर हीट, 2 मोलर हीट कैपेसिटीज, 2 मोलर स्पेसिफिक हीट इज़ इक्वल टू जनरल गैस कांस्टेंट विच इज़ आर। और अब हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं कि किसी भी गैस के लिए उसके 2 मोलर स्पेसिफिक हीट्स का जो डिफरेंस होता है वो आर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। और यहाँ पे एक और बात भी हमें समझ में आई स्टूडेंट्स कि सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर। इसका मतलब है सी पी हमेशा सी वी से बड़ा होगा, तभी जब इनको माइनस किया है तो आंसर पॉजिटिव आया है। इसका मतलब ये है कि सी पी इज़ अ पॉजिटिव, सी पी इज़ द ग्रेटर नंबर देन द सी वी। तो यहाँ पे एक रीज़न भी आप समझ जाइए कि फॉर एनी गैस सी पी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी, ठीक है। यानी मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी वजह मेन ये भी है स्टूडेंट, एक तो यहाँ से भी हमें मैथमेटिकली समझ में आ रहा है कि सी पी में से सी वी माइनस करेंगे आर बचेगा, और आर की जो वैल्यू होती है कभी नेगेटिव नहीं होती। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपके पास 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन है, वो माइनस में नहीं है। इसका मतलब है सी पी हमेशा ग्रेटर देन सी वी होगा। और उसकी जो टेक्निकल जो उसका जवाब है वो ये है कि सी पी होता है मोलर हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम हीट फराम करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो 2 कामों में इस्तेमाल हो रही है, इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर भी बढ़ाएगी और कुछ ना कुछ वर्क डन भी करेगी। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट हम सप्लाई करते हैं वो कम्प्लीटली इस्तेमाल की जाती है सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में। इसका मतलब है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं किसी गैस का तो हमें कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी, क्योंकि वो कांस्टेंट प्रेशर की हीट 2 कामों में इस्तेमाल हो रही है। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम में हम थोड़ी हीट से अपना टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितनी भी हम हीट फराम करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो सब की सब आपका टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल होगी। दैट्स वाई सी पी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी। यहाँ स्टूडेंट हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कंप्लीट किया है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन फॉर डिटेल क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। मुझे इजाज़त दें स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।